दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो आखिर औद्योगिक क्रांति होती क्या है? तो सबसे पहले हम औद्योगिक क्रांति को समझ लेते हैं। तो 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। 18वीं शताब्दी समाप्त होने वाली थी और 19वीं शताब्दी का प्रारंभ होने वाला था। तब इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ। यह वह समय था जब हाथ से बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग होने लगा था। पहले जो वस्तु हाथ से बनाई जाती थी, अब उन वस्तुओं को अब मशीनों के द्वारा बनाया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत सभी वैज्ञानिक आविष्कार और परिवर्तन आएंगे जिन्होंने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं सदी के प्रारंभ में औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। मतलब औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत वे सभी आविष्कार और परिवर्तन आएंगे जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन और क्रांतिकारी परिवर्तन किए। औद्योगिक क्रांति के कारण पश्चिमी देशों की तकनीकी तथा सामाजिक स्थिति में बदलाव आया था और समय के साथ जो औद्योगिक क्रांति वो इंग्लैंड से होकर पूरे देश में यानी पूरे विश्व में फैलने लगी थी। मशीनीकरण के नए युग का भी आरंभ हो गया था। तो आखिर औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में ये 1760 से लेकर 1870 के काल में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। और अगर ये क्वेश्चन आए कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आर्नोल्ड टाइनवी ने। उनकी पुस्तक थी लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, जो कि उन्होंने 1844 में लिखी थी। उसमें उन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए अब जान लेते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई, अन्य देश में क्यों नहीं हुई। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 18वीं सदी की जब समाप्त होने पर आ गया था, तब सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। हॉलैंड यूरोपीय देशों में एक ऐसा देश था जहां औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थितियां विद्यमान थी। यानी इंग्लैंड के अलावा एक देश ऐसा था हॉलैंड जहां औद्योगिक क्रांति होने की संभावना हो सकती थी। और औद्योगिक क्रांति की जो आवश्यक परिस्थिति रहती हैं वो हॉलैंड में विद्यमान थी। हॉलैंड के पास पूंजी भी थी, लेकिन हॉलैंड में औद्योगिक क्रांति न होने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था वह एक व्यापारी देश था, जबकि जो इंग्लैंड था वह औद्योगिक देश था। हॉलैंड में लोहे व कोयले का अभाव था, जबकि इंग्लैंड में क्या होता है, लोहे और जो कोयले की खदानें होती हैं वो पास पास होती हैं। इसके अतिरिक्त 18वीं सदी के पूर्व ही वह यूरोपीय देश से और यूरोपीय युद्ध से उलझकर फ्रांस का विस्तारवादी नीति का भी शिकार हो चुका था। हॉलैंड में औद्योगिक क्रांति की जब परिस्थितियां बन रही थी, तब क्या हुआ था, तब यूरोपीय युद्ध से वह उलझकर फ्रांस की जो विस्तारवादी नीति का वह शिकार बन गया था। जहाँ तक फ्रांस का प्रश्न है, तो उसका उद्योग एवं व्यापार इंग्लैंड से बढ़ा हुआ था। उसकी जनसंख्या इंग्लैंड की जनसंख्या से 3 गुनी थी। औद्योगिक क्रांति की परिस्थितियां हॉलैंड में बन रही थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। चलिए अब जान लेते हैं औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण। सबसे पहला कारण है व्यापारिक क्षेत्र। यूरोप के अन्य देश अपनी आंतरिक समस्या से उलझ रहे थे, जिसके कारण व्यापारिक क्षेत्र में भी उन्नति नहीं कर पा रहे थे, जबकि अंग्रेजों ने अपने परिश्रम व साहस के बल पर इंग्लैंड के व्यापार का विस्तार किया। मतलब क्या हो रहा था, यूरोप के जो अन्य देश अपनी आंतरिक समस्या से उलझ रहे थे, जिससे कि वे अपना पूरा ध्यान व्यापार पर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इंग्लैंड में क्या होता है, अंग्रेज अपना परिश्रम व साहस के बल पर इंग्लैंड में व्यापार का विस्तार करते हैं, क्योंकि गौरवशाली क्रांति के बाद से इंग्लैंड की समस्या धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। इसलिए इंग्लैंड के लोगों का ध्यान व्यापार पर ज़्यादा लगा, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। दूसरा कारण है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड के अनुकूल भौगोलिक स्थिति ने औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश है। यहाँ का कोई भी स्थान समुद्र तट से 49 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है, अर्थात कच्चे माल को बाहर से मंगाने और निर्मित माल को समुद्र तट तक पहुँचाने में व्यापारी व उद्योगपति को कोई भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। इस सुविधा का इंग्लैंड की जनता ने भरपूर रूप से लाभ कमाया था। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। भौगोलिक स्थिति के कारण भी
कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हो पाई, क्योंकि भौगोलिक स्थिति की ओर से देखा जाए तो इंग्लैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। समुद्र तट से कोई भी स्थान व्यापार के लिए 49 किलोमीटर से ज़्यादा दूर इंग्लैंड के लिए कोई भी स्थान नहीं पड़ता था। अर्थात कच्चे माल को बाहर से अगर मंगाना है या फिर जो माल बनाया गया है उसको समुद्र तट तक पहुंचाने में व्यापारी व उद्योगपतियों को ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ता था। औद्योगिक क्रांति का तीसरा कारण है सुदृढ़ सामुद्रिक स्थिति। तो महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में सामुद्रिक शक्ति के क्षेत्र में इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का अग्रणी देश बन गया था। तो महारानी एलिजाबेथ का शासनकाल में समुद्रिक स्थिति में इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का सबसे अग्रणी देश बन गया था। विशाल जल सेना के कारण युद्ध काल में भी इंग्लैंड के व्यापार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता था। अगर इंग्लैंड को कभी भी युद्ध में भाग लेना पड़ता था तो उसके व्यापार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि वह व्यापार इंग्लैंड में होता था और युद्ध बाहर हो रहे थे। व्यापारी जलपोर्टों के माध्यम से वह अपना माल आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। बाहर से आने वाले माल को भी इंग्लैंड तक लाने में वहाँ के जलपोर्ट अधिक सहायक सिद्ध होते थे। अन्य देशों के पास इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी जिस प्रकार की सुविधा इंग्लैंड में उपलब्ध थी। औद्योगिक क्रांति का चौथा कारण है लोहे व कोयले की खानें पास पास होना। इंग्लैंड कोयले की खानें पास पास होने से पक्के लोहे का निर्माण अधिक सुविधा हो गया था। इंग्लैंड में क्या हुआ, लोहे और जो कोयले की खानें वो पास पास होने के कारण पक्के लोहे का निर्माण आसानी से होने लगा। और यह सर्वविदित है कि मशीनों के निर्माण हेतु पक्का लोहा आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता इंग्लैंड में अच्छी थी जिसके कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही हुई। तो इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें पास पास थी जिसके कारण पक्के लोहे का निर्माण आसानी से हो पाया। और बहुत से लोग ये जानते हैं कि मशीन के निर्माण के लिए पक्का लोहा ही आवश्यक होता है और इंग्लैंड में संसाधन भी अच्छे थे। छठा कारण है इंग्लैंड की विस्तृत उपनिवेशवादी साम्राज्य। 18वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड ने विस्तृत उपनिवेशवादी साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यानी इंग्लैंड ने कई देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और वहाँ से वह कच्चा माल लेकर अपने देश में वस्तुएं बनाकर उन्हीं देशों में वह अपनी वस्तुओं को बेचता था। औपनिवेश के दौर में फ्रांस सहित अन्य साम्राज्य पीछे रह गए थे। जो स्थिति इंग्लैंड की थी वह किसी अन्य देशों की नहीं थी। औपनिवेश से इंग्लैंड को कच्चा माल एवं नवीन बाजार उपलब्ध हुए थे। औद्योगिक क्रांति का छठा कारण था मांग के अनुरूप उत्पादन। इंग्लैंड का निर्यात व्यापार फ्रांस के निर्यात व्यापार की तरह नहीं था। फ्रांस का व्यापार कैसा था, जिसमें उच्च कोटि की विलास वस्तुएं शामिल होती थी और उच्च कोटि की जो विलास वस्तुओं व्यापारिक दृष्टि से मूल्यवान होती थी, मतलब उनकी बिक्री तो होती थी लेकिन उनका निर्माण मशीनों द्वारा संभव नहीं था, उन्हें हाथ से ही बनाया जाता था। लेकिन फ्रांस के विपरीत इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड उन चीज़ों का उत्पादक था जिनकी बड़ी मात्रा में ज़रूरत रहती थी। इंग्लैंड उन तरीकों को अपनाने के लिए तैयार था जिससे वस्तुओं को बड़ी अच्छी तरीके से उत्पादन संभव हो सके और वस्तुएं आसानी से बन सके। 7वां पॉइंट है इंग्लैंड का दासता मुक्त समाज। इंग्लैंड में कृषि दासता एवं श्रेणी व्यवस्था फ्रांस व अन्य देशों की अपेक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इंग्लैंड में व्यापार व उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण था। इंग्लैंड की अपेक्षाकृत मुक्त समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को बल मिला। तब प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छानुसार उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था। अब पहले की तरह परिवर्तन के लिए शासक व सामंतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। और 7वां पॉइंट है बैंकिंग प्रणाली। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के आरंभ में बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। बैंकिंग प्रणाली के विकास से इंग्लैंड के उद्योगपति को ऋण प्राप्त करने और पूंजी को जमा करने में अधिक सुविधा मिल गई थी। इंग्लैंड के विपरीत फ्रांस की बैंकिंग व्यवस्था अच्छी नहीं थी। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के परिणामों के बारे में। तो सबसे पहले हम औद्योगिक क्रांति के आर्थिक परिणाम को देखते हैं। तो पहला क्या निकलता है आर्थिक परिणाम, उत्पादन में असाधारण वृद्धि। मशीनों के प्रयोग से उत्पादन का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। यानी मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हुआ तो उत्पादन बड़े पैमाने से होने लगा। एग्जाम्पल के लिए मानो पहले एक कारीगर दिन भर कपड़ा बुनता था, अब एक मशीन कई मीटर कपड़ा कुछ ही घंटों में तैयार कर लेती है।
इससे मूल्य घटे, उत्पादन सस्ते भी हुए थे, उपभोक्ता को भी लाभ पहुंचा था। वस्त्र उद्योग तथा कोयले के उत्पादन और व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि हो गई थी। 1813 में इंग्लैंड भारत को 50,000 किलोग्राम सूती कपड़ा बेचता था, लेकिन 1855 में आते आते इंग्लैंड की यह मात्रा बढ़कर 25 लाख किलोग्राम तक पहुंच गई थी। उत्पादन में असाधारण वृद्धि हो गई थी। दूसरा परिणाम था पूंजीवाद का प्रसार। पूंजीवाद का प्रसार उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व शुरू हो गया, जैसे कि मशीन, फैक्ट्री, कच्चा माल उत्पादन के ये सभी साधनों पर निजी स्वामित्व स्थापित होने लगा। समाज दो वर्गों में डिवाइडेड हो गया था, यानी बढ़ गया था। एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा था मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग कौन सा होगा? जिसके पास उत्पादन के साधन थे, और मजदूर वर्ग जो अपनी मजदूरी के बदले काम करते थे, जिससे धन की असमानता में तेजी से भरी, जिससे धन की असमानता भी बढ़ने लगी थी। वैश्विक व्यापार का विस्तार होने लगा था। थर्ड पॉइंट है, वैश्विक व्यापार का विस्तार होने लगा था। इंग्लैंड और अन्य औद्योगिक देश अपने उत्पादक को बेचने के लिए विश्व भर में बाजार खोजने लगे थे। औपनिवेश, जैसे भारत जैसे देश जिस पर इंग्लैंड औपनिवेशवादी सत्ता स्थापित की, उधर से वे कच्चे माल लेता था और वस्तुओं का निर्माण करता था और बाजार में बेचता था। इसने विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ा, लेकिन शोषण का एक नया युग भी प्रारंभ हो गया था। तीसरा, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र का विकास हुआ था। व्यापार व उद्योग को पूंजी की आवश्यकता थी। व्यापार व उद्योग को पूंजी की आवश्यकता थी, यानी व्यापार करने के लिए या उद्योग बनाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी, जिससे बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत हुआ। जोखिम को संभालने के लिए बीमा कंपनियां भी स्थापित हुई थी। कुटीर उद्योगों का पतन भी होने लगा था। यंत्रों के आविष्कार और बड़े बड़े कारखानों की स्थापना के कारण माल अधिक मात्रा में कम लागत में उपलब्ध होने लगा। कुटीर उद्योग इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, इसके कारण कुटीर उद्योग अपने आप ही समाप्त, नष्ट हो गए थे। औद्योगिक क्रांति के सामाजिक परिणाम। पहला, श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। गांव से लोग शहरों में आकर बसने लगे और नया औद्योगिक मजदूर वर्ग बनने लगा। गांव से बहुत से लोग जाकर शहरों में बसने लगे, जिससे कि एक नया औद्योगिक मजदूर वर्ग बना। अब मशीनों का प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा होने लगा था, जिसके कारण जो लोग होते थे, मजदूर वर्ग रहते थे, उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता था और उन्हें कम वेतन मिलता था। उन्हें 14 से 15, 16 घंटा करना पड़ता था और वेतन कम मिलता था। श्रमिक आंदोलन और ट्रेड यूनियन की शुरुआत हुई। इससे क्या हुआ? श्रमिक आंदोलन और ट्रेड यूनियन की शुरुआत हुई। पारिवारिक संरचना में बदलाव आया था। पहले संयुक्त परिवार व कृषि आधारित जीवन था, अब नाभिकीय परिवार व व्यक्तिगत जीवन बढ़ रहा था, क्योंकि लोग गांव से शहर आ रहे थे और मजदूरी करने लगे थे। छोटा है, महिलाओं की स्थिति में दोहरा असर पड़ रहा था। एक और महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने लगी थी, वहीं दूसरी ओर उन्हें कम वेतन और अत्यधिक कार्यभार वाला काम करना पड़ रहा था। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक परिणाम के बारे में। राजनीतिक परिणाम क्या है? लोकतंत्र की ओर अग्रसर होने लगी थी जनता। औद्योगिक मजदूरों ने सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरू की। जब उन पर ज़्यादा अत्याचार होने लगा, उन्हें कम कीमत पर काम करना पड़ा था, तब लोगों ने अपने समाज के, अपने न्याय के बारे में और राजनीतिक अधिकारों के बारे में मांग करना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड जैसे देशों में रिफॉर्म्स एक्ट पारित हुए थे, जिससे अधिक लोगों को मतदान का अधिकार मिला था। श्रमिक कानून और सुधार। श्रमिक आंदोलन के दबाव में सरकार ने फैक्ट्री एक्ट्स, चाइल्ड लेबर लॉ और मिनिमम वेजेस लॉ जैसे कानून बनाए थे। लोगों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने कई अधिनियम और कई लॉ कानून बनाए थे। साहित्य समाजवाद व मार्क्सवाद का जन्म भी होने लगा था। समाजवाद व मार्क्सवाद का जन्म होने लगा था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने पूंजीवादी के शोषण के खिलाफ साम्यवाद की अवधारणा पेश की थी। मतलब उन्होंने पूंजीवाद के शोषण के खिलाफ साम्यवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का संघर्ष का इतिहास एक मुख्य धुरी का विषय रहा है। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के पर्यावरणीय परिणाम। प्रदूषण में भारी वृद्धि होने लगी थी। कोयले के जलने से, फैक्ट्री में धुएं निकलने से, रसायनों
ने वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया था। नदियाँ और जल स्रोत फैक्ट्री कचरे से प्रदूषित हो गई थी। तो औद्योगिक क्रांति के कारण प्रदूषण में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने लगी थी। प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन होने लगा था, जैसे जंगल कटना प्रारंभ हो गया था, खनिजों का दोहन हो गया था, और जिससे प्राकृतिक असंतुलन भी पैदा हुआ। जंगल के कटने और खनिजों का दोहन से प्राकृतिक असंतुलन पैदा हुआ। थर्ड पॉइंट है आजीविका पर प्रभाव। पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग बंद हो गए थे। बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे और शहरों में श्रमिक के रूप में आए थे। जैसे कि हमने पहले ऊपर बताया था कि कुटीर उद्योग बंद होने लगे थे क्योंकि मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा था। और जब कुटीर उद्योग बंद होने लगे तो बहुत से लोग बेरोजगार हो गए और वे गांव छोड़कर शहर की ओर बसने लगे थे और उन्हें कम वेतन में और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।